नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो संसद का मानसून सत्र लगभग धुल चुका है। इस मानसून में मानसून सत्र धुल चुका है। सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि पैगासस मामले पर यानी जासूसी कांड पर सरकार ठीक ठीक जवाब दे, टाल मटोल न करे। सरकार अगर चाहती है कि विपक्ष संसद सत्र चलने दे और जनता का पैसा व्यर्थ न जाए तो उसे जवाब देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। और मोदी जी आदतन इसका भी सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। आज संसदीय दल की बैठक में मोदी जी ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। यह संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। अच्छा लगा यह देखकर दोस्तों कि सरकार हिंदुत्व और उद्योगपति मित्रों के अलावा संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता के बारे में सोच रही है। खैर, विपक्ष के सवालों का जवाब न देकर के सरकार लोकतंत्र का अपमान कर रही है या संसद में सरकार से सवाल पूछकर विपक्ष संविधान का अपमान कर रहा है, इन सवालों पर अब जनता को गौर करना चाहिए। फिलहाल देश में संसद सत्र की हलचलों के अलावा तीसरे मोर्चे की हलचल भी जोर शोर से दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव, इधर उनकी सक्रियता हम देख रहे हैं कि वो काफी सक्रिय हो गए हैं और एक तरफ उनके जो सहयोगियों की जो है वो हौसला अफजाई कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव अपने सहयोगियों से मिलकर के, तो दूसरी तरफ विपक्षियों की धड़कनें भी साथ साथ बढ़ रही हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष, उनकी ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स यानी नाश्ते पर राजनीति कहें और साइकिल की सवारी, ये दोनों भी विपक्ष के हौसले को और मजबूत किए हुए हैं। तो देश की सियासत में उठी इन तमाम हलचलों पर आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं अभी दूसरे विजुअल में, दूसरे विंडो में कि राहुल गांधी, ये आज का विजुअल है दिल्ली की गलियों पर, सड़कों पर। आप देखिए खासकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर है संसद से, पार्लियामेंट से, और राहुल गांधी साइकिल पर सवार दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देखें तो गैस जो सिलेंडर है उसकी तस्वीर है साथ में, और उनके सुरक्षाकर्मी दौड़ लगा रहे हैं। ये राहुल गांधी हैं जो कुछ दिन पहले ट्रैक्टर पर सवार थे और आज साइकिल पर सवार हैं। ट्रैक्टर से लेकर साइकिल, और क्या राजनीति है राहुल गांधी की। ये देखिए, किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लो का जो नारा लेते हुए राहुल गांधी ये ट्रैक्टर चला रहे थे कुछ दिन पहले, आज साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर पापड़ी चाट पर क्यों परेशान हो गए नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक की और उस बैठक में पापड़ी चाट को लेकर के क्या कुछ कहा है। आखिर ये एक नया शब्द हम लोग, हालांकि सड़कों के किनारे इस शब्द का इस्तेमाल होते हुए काफी हमने देखा। ठेले पर जब पापड़ी चाट आप खाने जाते हैं, हालांकि अलग अलग रेस्तरां में भी ये नसीब हो जाता है, लेकिन ठेले का मजा ही कुछ और होता है, तो वहां भी खाते हैं हम। और लेकिन अब ये पापड़ी चाट संसद तक कैसे पहुंच गया, ये भी समझना होगा, देखना होगा। तो क्या चल रही है राजनीति इधर नाश्ते की, यानी कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से लेकर के पापड़ी चाट पॉलिटिक्स तक, सारी बातें हम करेंगे। और बीच में लालू प्रसाद यादव का जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, क्या लालू प्रसाद यादव फिर से अपने पुराने अंदाज में, पुराने रंग ढंग में लौट आए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त 3 खास मेहमान। आइए तीनों से परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमिता नीरव जी, सीधे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी, सीधे रायपुर से। दीपक जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। तो अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। आप तीनों साथियों का स्वागत, और स्वागत करता हूं इस पूरे कार्यक्रम में अभी तक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथी, हमारे दर्शक, हमारे शुभचिंतक, जो रोज लगातार हमें देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं और अपने कमेंट के द्वारा, अपने विश्लेषणों के द्वारा और खासकर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचारों को रख करके हमारा हौसला अफजाई करते हैं। तो आप सबका भी दोस्तों स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। पूरे 1 घंटे आपका साथ चाहिए और आप जुड़े रहिए, बने रहिए इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा यही करेंगे कि राहुल गांधी के जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है, वहां से लेकर ये पापड़ी चाट की जो पॉलिटिक्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इन सब पर आखिर इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें और उससे पहले जरा उस विजुअल को दिखाइए जो विजुअल हम लोग सुबह देख भी रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी सेकंड विंडो में आप दिखा रहे थे, उसी विजुअल को दिखाइए। ये विजुअल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ इससे पहले का एक विजुअल और होगा रुद्र, वो विजुअल है जब नाश्ते पर राहुल गांधी पहुंचे थे। और ये जो है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, रफी मार्ग पर स्थित है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब काफी महत्वपूर्ण जगह है जो पार्लियामेंट के ही अधीन ये क्लब आता है और यहां पर पार्लियामेंटेरियंस जो सांसद हैं वो अपनी मीटिंग कर पाते हैं और आप लोग भी अगर चाहें तो यहां जगह बुक करा करके अपनी मीटिंग कर सकते हैं। तो आम जनता भी चाहे तो वहां कोई मीटिंग करनी हो, कोई और वहां पर किसी प्रकार का वहां सेमिनार करना हो तो कर सकता है। लेकिन यहां राहुल गांधी ने नाश्ते पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है और इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कुल 14 दल शामिल हुए। इसमें खास तौर पर टीएमसी, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की मौजूदगी यहां उल्लेखनीय है। इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि पिछली बैठक में आप देखिए, जब अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने 14 नेताओं के साथ बैठक की थी तो उसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई थी, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन आज शामिल हुई है। और साथ साथ शिवसेना और एनसीपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस का साथ देकर के एक साथ तीनों मिलकर के महाविकास आघाड़ी के नाम पर सरकार चला रही है। तो ये तीनों दल एक साथ हैं और साथ में 14 दल आज की बैठक में थे और उन दलों के बीच में जो मुख्य रूप से जो बातें हुई हैं, क्या कुछ बातें हुई ये तो अभी बाहर निकल के उस ढंग से नहीं आई हैं क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और न ही उसके बाद कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि विपक्षी दलों को एक साथ मिला करके, बैठा करके कुछ चर्चा करने की कोशिश और कैसे खासकर संसद में सरकार को घेरा जाए इस पर बातचीत वहां हुई है। तो राहुल गांधी गैर बीजेपी दलों का नेतृत्व करने के लिए ड्राइंग रूम की सीट से ड्राइविंग सीट पर अब बैठ चुके हैं और सवाल यही उठता है, सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास, कि राहुल गांधी का ये रूप ट्रैक्टर से अब साइकिल पर और उससे पहले नाश्ता, ये जो आज दिन भर ये बात चल भी रही है कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में राहुल गांधी कूद पड़े हैं और उसके बाद हम देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ किसानों का समर्थन करते हुए 26 तारीख को, जिस दिन 8 महीने पूरे हुए किसानों के आंदोलन के दिल्ली बॉर्डर पर, उस दिन ट्रैक्टर से निकलते हैं अपने घर से और आज जब नाश्ते के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकलते हैं तो उनके तमाम साथी विपक्षी दलों के सांसद नेता जो हैं वो भी साइकिल पर सवार नजर आते हैं। ये साइकिल की सवारी क्या कुछ कहती है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जो साइकिल की सवारी है, इस साइकिल की सवारी सीधा सीधा जो है सरकार को एक तरीके से संदेश देने की एक कोशिश है कि अब उस संसद में भी खामोशी नहीं रहेगी और सड़क भी खामोश अब नहीं रहेगी। मुझको ऐसा लगता है कि ये शायद अब एक जो है वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये एक शुभ संकेत भी समझा जा सकता है कि राहुल गांधी हैं अब वो डाइनिंग टेबल से उठ के ड्राइविंग सीट पर भी आ गए हैं और तमाम विपक्षी दलों को, जो खासतौर से भाजपा विरोधी जिनका रुझान है, ऐसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर से सदन के अंदर विपक्ष जो है मजबूत होकर के किस तरीके से सवालों को रखे, इसकी एक कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है और आगे इसमें जो है और चीजें हो सकती हैं और आगे कुछ भी नई चीजें भी इसमें जुड़ सकती हैं और देखना होगा कि कौन कौन से दल इसमें भी आकर के और जुड़ते हैं या कौन से दल जो अभी साथ खड़े हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि बहुत समीकरण भी बनेंगे बिगड़ेंगे। और इसको मैं अभी लेकिन मैं अभी भी इसको जो है 2024 की तैयारी नहीं मानता हूं और उसका कारण है कि मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि 2024 अभी बहुत दूर है, बहुत से समीकरण भी बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये सरकार को घेरने की कोशिश है। जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में एक बहुत जरूरी है विपक्ष जो है वो एक मजबूत विपक्ष हो और भले ही उसकी संख्या कम हो लेकिन आवाज विपक्ष की जो है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, मुझको लगता है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया कि विपक्ष की हालत पतली रही, आवाज भी कमजोर रही, उस कमजोर आवाज को जो है बल देने की कोशिश जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कर रहे हैं और शायद ढांढस भी बना रहे हैं दूसरे छोटे दल हैं उन लोगों को कि चिंता मत करो, हम भी जो तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं, तो बढ़ो आगे और भारतीय जनता पार्टी से जो है मुकाबला किया जाना है। सरकार रहे या जाए वो अलग की चीज है, लेकिन विपक्ष के सुर जो हैं वो मुझे लगता है कि वो खामोश नहीं होने चाहिए
और यही एक पहल जो है मुझे कुछ शुभ संकेत दिखाई पड़ती है राहुल गांधी की तरफ से कि विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिशें हैं वो शायद उनकी तरफ से हुई हैं, और इसीलिए मैं इस कोशिश को ज्यादा कारगर मानता हूं किसी दूसरे अन्य लोगों की कोशिशों से, क्योंकि दूसरी जो कोशिशें हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा इस पर भी बातचीत हो रही है, कहाँ किसका गठबंधन होगा इस पर बातचीत हो रही है। यानी दूसरी जो कोशिशें हो रही हैं मुझे लगता है वो शायद 2024 को सामने रख करके हो रही हैं, जबकि राहुल गांधी की अभी जो कोशिश है मुझे लगता है ये 2024 से इसकी पूर्व पीठिका हो सकती है ये, लेकिन ये भी किसी तरीके से कोई चुनावी गठजोड़ है वो नहीं, बल्कि सरकार को किस तरीके से जनता के सवालों पर घेरा जाए, जनता की आवाज जो है वो सदन के अंदर उठे, और सरकार की जो निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है प्रचंड बहुमत के घमंड में, उस घमंड को किस तरीके से तोड़ा जाए और सरकार को जो है किस तरीके से घुटनों पर लाया जाए, इसकी एक कोशिश लग रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10-11 दिनों में संसद जो है जिस तरीके से कहा जाए एक तरीके से पंगु हुई, विपक्ष ने जो है एकजुट होकर के सरकार को घेर के रखा हुआ है, उससे एक ये संदेश निश्चित तौर पर जाता है कि अब विपक्ष जो है वो अपनी कहा जाए कि जो आराम रहा है उससे बाहर निकल चुका है, शायद ऐसा लगता है। अभी कितने समय तक बने रहेगा मोमेंटम ये देखने वाली बस बात होगी, लेकिन बहरहाल मुझको लगता है कि अभी ये स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक है और राहुल गांधी को इसको और आगे बढ़ करके जो है चीजों को आगे ले जाना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल, सीधे अमिता जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्त हमारे जो नमस्कार कर रहे हैं, आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीमा खातून हमारे साथ जुड़ गई हैं, असलम चिश्ती जुड़ गए, इरफान खान जुड़ गए हमारे साथ, राम नारायण मेघवाल जुड़े हुए हैं, वासुदेव कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शिवम कुमार हैं, देवेंद्र चटर्जी हैं, तमाम साथी, हयात अली जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए, अजीत कुमार तिवारी जुड़े हुए हैं, उर्मिला नायक हैं हमारे साथ में, तुषार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कायम खान हैं, असदुद्दीन अब्दुस सद्दाम समद शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उषा परगनिया हमारे साथ हैं। तो तमाम साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। महेंद्र मलिक भी हैं और इस्माइल आमिर भी हमारे साथ, घनश्याम लिम्बाड़िया भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो तमाम साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीधे अमिता जी, चर्चा हम लोग आज यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से लेकर के साइकिल की सवारी, ये क्या कुछ कहती है, यहीं से ओपनिंग कमेंट आपका चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम में बहुत कुछ है। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव भी हैं, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी हैं, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो पापड़ी चाट पर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, और खासकर नाश्ते की बात, और नाश्ते की बात एक तरफ होती रहे और दूसरी तरफ पापड़ी चाट की बात भी होती रहे तो मुंह में पानी आना तो लाजिमी है। लेकिन अभी साइकिल की सवारी, इसे किस रूप में देखती हैं आप राहुल गांधी की? राहुल गांधी के होना शुभ संकेत समझती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो राहुल ने अभी शुरू की है उसको काफी पहले शुरू कर दिया चाहिए था। बात ये है कि 2014 के बाद से जिस तरह से वैक्यूम है विपक्ष का, मतलब विपक्ष का वैक्यूम, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी विपक्ष जो है वो वैक्यूम बनाए हुए है, मैं विपक्ष है ही नहीं, और जनता कहीं आंदोलन जैसी चीज नहीं हो रही है, और पत्रकारिता जो है वो जो मीडिया है उस तरह से सक्रिय नहीं है कि सरकार पर विपक्ष जैसी कोई चीज का दबाव बना रहे। संसद में भी पास हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उतनी मेजोरिटी है, तो संसद में भी जो लॉ है वो सब पास होते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह के विपक्ष की अब तक जरूरत थी, विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र में हमेशा बनी रहती है, लेकिन उस सक्रियता की जरूरत थी, वो सक्रियता अब तक नदारद थी, कहीं नजर नहीं आती थी। मतलब सिर्फ केंद्र के स्तर पर नहीं, राज्यों में भी उस तरह से चीजें, यूपी में इतनी सारी घटनाएं होती है लेकिन वहां पर विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय होते हैं और उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती है। तो विपक्ष जिस तरह से राहुल गांधी ने ये दो पिछली बार जो ट्रैक्टर रैली की थी और आज साइकिल रैली की, तो ये बड़ा विपक्ष के लिए और देश के लिए भी बड़ा शुभ संकेत है। कम से कम ये समझ आया सरकार को भी कि निरंकुश नहीं है, कहीं न कहीं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अगेन वही बात है कि कंसिस्टेंसी कितनी रहती है विपक्ष की। इकट्ठे हुए हैं अभी, और ये बिल्कुल सही बात है कि 2024 अभी बहुत दूर है और बहुत सारे समीकरण बदलने हैं उसमें। यूपी का चुनाव आना है, इस बीच जो महत्वपूर्ण चुनाव है तो वो आना है, तो समीकरण बदले। लेकिन मैं इसको
2024 के रिहर्सल देखना चाहूंगी कि कम से कम ये एक प्रयोग की तरह तो शुरू हुआ है कि विपक्ष इकट्ठा हुआ है, एक टेबल पर बैठा है, संवाद कर रहा है, विरोध के लिए खड़ा हुआ है। तो मैं इसको एक रिहर्सल की तरह देखना चाहूंगी राजीव जी। एक रिहर्सल के तौर पर, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। पॉलिटिक्स बहुत बाकी है, राजनीति इस देश में भी बहुत बाकी है, और खासकर 2022 की जो पॉलिटिक्स है, यानी आने वाले समय में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां क्या कुछ होगा, उसके बाद उत्तराखंड में क्या कुछ होगा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपनी सरकार बचा पाएगी, उत्तराखंड में क्या बीजेपी रहेगी या जाएगी, पंजाब में क्या कैप्टन जो हैं वो फिर से कैप्टन की तरह फिर से अपनी भूमिका निभाएंगे, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गोवा में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, बहुत सारे सवाल। लेकिन इन सवालों के बीच एक राजनीति चल रही है दिल्ली में, और दिल्ली ऐसे भी राजनीति का गढ़ है, और यहां राजनीति चले भी क्यों ना, और तब जबकि संसद का मानसून सत्र चल रहा हो, और ऐसे में अगर पॉलिटिक्स ना हो तो फिर बात ही क्या होगी। और वो भी उस वक्त जबकि एक तरफ से जासूसी कांड यानी पैगासस मामले पर घिरी हुई मोदी सरकार, और दूसरी तरफ महंगाई को लेकर के चारों तरफ हाहाकार, और तीसरी तरफ बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास के जो सीमा हैं, जो बॉर्डर हैं, वहां पर किसान जो हैं वो हुंकार भर रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं डरेगी मोदी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। मत डरिए आप, लेकिन कम से कम आप इन मुद्दों पर चर्चा तो कीजिए, उससे मत भागिए सरकार। यही कह रहे हैं हम, और यही हम अपनी पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा होना चाहिए इस देश की जनता के लिए वो अच्छा हो, और उसमें हमारी पत्रकारिता की अगर कहीं जरूरत है, दरकार है, तो हम करें। सीधे आना चाहेंगे अपने साथी दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, सवाल यही है, आपका भी ओपनिंग कमेंट चाहूंगा, और खासकर जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है उससे, और कहा जा रहा है कि ये जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, इसकी नजर जो है वो टिकी हुई 2024 पर। क्या आपको लगता है कि 2024 पर टिकी हुई नजर है राहुल गांधी की, इसीलिए ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में लगे हैं, और इसी कारण ट्रैक्टर से कभी चलते हैं तो कभी साइकिल पर सवार हो जाते हैं? लेकिन क्या ये साइकिल वो वाली साइकिल है, उत्तर प्रदेश की साइकिल, समाजवादी पार्टी की साइकिल? क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति के अलावा साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं कुछ प्रतीकात्मक इसमें से कुछ डिराइव कर रहा हूँ, कुछ चीजें निकाल रहा हूँ। अगर आप किसी डाइटिशियन से बात करें तो बताएगा कि आपके तीनों समय के भोजन में नाश्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि ठीक है, नाश्ता अगर आपका अच्छा है तो आपका सारे दिन का जो टोन है वो सेट हो जाता है, आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मुझे कुल जमा ये बड़ा वेलकम स्टेप लग रहा है, और मैं आशान्वित भी हूँ इन चीजों को लेकर कि नाश्ते की टेबल पर अगर ये मिलते हैं तो डेफिनेटली बड़ा ये जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता जरूर लिया होगा उनने। और जहां तक ये जो चाट पापड़ी वगैरह की बात है, तो चाट पापड़ी से कभी पेट नहीं भरता है। चाट पापड़ी जो है वो अंततः बदहजमी ही पैदा करेगी, और आपकी आंखों में आंसू ही लाएगी अगर ज्यादा चटपटी हो गई या खराब हो गई तो। और वैसे भी चाट पापड़ी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका क्लाइमेक्स वो कहीं न कहीं रोने पे ही होकर जाता है, अंततः जो है अश्रु विसर्जित ही होते हैं। तो ये प्रतीकों को लेके मैं जब सोचता हूँ तो ट्रैक्टर पर चलना उनका अपने आप को किसानों के साथ जोड़ना है, और साइकिल मतलब एक सामान्य व्यक्ति का वाहन है ये आज भी। और खासकर पिछले कुछ समय से तो ये हो गया कि लोगों के पास जब कारें और स्कूटर मोटरसाइकिलें हो गई, तो उसके बाद अचानक उन्होंने स्वास्थ्य के लिए साइकिलें चलाना शुरू की। लेकिन अब साइकिलें जो है वापस मजबूरी में भी चलाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए पेट्रोल का खर्च वहन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, रायपुर जैसे में, वहां मैं देखता हूँ कि काफी लोगों ने अब साइकिलें चलानी शुरू कर दी हैं। वो कोई स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ के लिए नहीं है, या कोई कार्डियक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, बल्कि वो ये हो गया कि स्कूटर का और पेट्रोल का जो खर्च है वो वहन करना वाकई बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं इस रूप में देखता हूँ कि ट्रैक्टर पर भी बैठे वक्त आने पर, और सड़कों पर भी आए। और जैसा कि कहा ही गया है कि भाई संसद भी आपको गुंजायमान रखनी होगी अपने विरोध से, तो आपकी चहलकदमी जो है वो जनपद पर भी होनी चाहिए, सड़क पर भी होनी चाहिए। असली विपक्ष तो वही है। आप याद कीजिए कि बहुत शुरुआत में नेहरू जी के समय कोई बहुत मजबूत या संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा विपक्ष नहीं था, लेकिन जितने भी होते थे वो पूरे संसद को हिला देने के लिए पर्याप्त होते थे। तो मुझे इसमें इसलिए थोड़ा सी आशा अच्छी दिख रही है कि विपक्ष में एक तरह से कॉन्फिडेंस वो रिगेन कर रहे हैं, अपना विश्वास वो उनमें लौट कर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात मैं जो देख रहा हूँ
कि इसमें फिलहाल नेतृत्व का कोई झगड़ा नहीं है और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस जो है एक नैसर्गिक नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और पहले कई लोग जो कांग्रेस से अलग रहना चाहते थे वे भी आने लग गए हैं। जैसे आपने बताया कि टीएमसी पहले इस आमंत्रण पर नहीं आती थी, लेकिन इसमें टीएमसी भी शामिल हुआ है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो रोल निभा रही है, एक एंकर का जो रोल निभा रही है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि नेतृत्व कोई भी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समय था जब ऐसे जहां पे भारत जैसे देश में जब विपक्षी दलों को आपको जोड़ना है, विपक्षी क्या कि जोड़ कर एक गठजोड़ तैयार करना है, गठबंधन तैयार करना है, तो बड़ा क्रूशियल रोल जो होता है वो कि संयोजक का होता है। वो चाहे प्रमोद महाजन रहे हो या जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, कभी एक शरद यादव रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विपक्षी दलों को एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत बेहतरीन लड़ाका नेता के रूप में ममता बनर्जी भी सामने आई है। तो कुल जमा मैं इसको डेफिनेटली वेलकम करता हूं और इसका पता नहीं कि अंजाम क्या होगा, ये कितने आगे चलेंगे। अभी तक जब तक विपक्ष में है शायद नेतृत्व का झगड़ा नहीं है, लेकिन जब कोई भी कवर्टेड पोस्ट, कोई भी प्रधानमंत्री की बात होगी या कौन बने मंत्री बने, झगड़े तो असली वहां शुरू होते हैं। ये आगे देखा जाएगा कि लोकतंत्र जो है वो उम्मीदों का खेल है। लोकतंत्र में आप पहले ही से निराश नहीं हो सकते, आपको विकल्पों की लगातार तलाश करती रहने पड़ेगी, लगातार आपको एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके, ठीक है, कुछ में हो सकता है कि दीपक जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, लेकिन ठीक है, फिर से आपके पास आऊंगा। दीपक जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, फिर से आप तक आएंगे हम, लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे साथी जो जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को और इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहूंगा। हसमुद्दीन सलमान हैं, सही कहा आपने, कह रहे हैं अच्छी बातें हमारे साथ हैं। घनश्याम लिबाड़िया हैं, महिंदर मलिक हैं, फिर अब्दुल सलीक हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप लिख रहे हैं। अशोक सक्सेना कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम अति रोचक व सार्थक है। मनप्रीत इंडियन फार्मर जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सर केंद्र सरकार ने खेलों का बजट 200 करोड़ कम कर दिया है, उस पर ऊपर से श्रेयजीवी या श्रेय लेना शर्मनाक है। और नवीन पटनायक को बधाई सर, आज श्रेयजीवी ट्विटर पर पनौती नाम से ट्रेंड कर रहा है। श्रेयजीवी जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसी बातें देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि बहुमत का अहंकार बहुमत के अहंकार में डूबी हुई है ये सरकार, इसलिए किसी की सुनती नहीं है। इरफान खान भी हैं जो कह रहे हैं मोदी का रोना और हिंदुत्व ऊपर आ जाता है, दोनों ऊपर आ जाता है। आलम मोहम्मद भी हैं। तो बहुत सारे साथी लगातार जश्न मिलाद हमारे साथ में हैं, हयात हैं, मोटिवेशनल गुरु सुमित तिवारी जी भी हमारे साथ में हैं। किसानों की बात करते हैं, कह रहे हैं हसमुद्दीन सलमान। तो तमाम बातें, आप लोगों की बातें, और खासकर ये बातें यहां इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आप अपने विचारों को रखते हैं, हम अपने विचारों को रखते हैं, और हम और आप मिलकर दोस्तों एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, और वही कोशिश करनी भी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की जो ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है। इसमें बहुत अच्छी बात कही अभी हमारे साथी दीपक पाचपोर जी ने कि कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छे से करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा बेहतर हो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, यानी कि नाश्ता के बाद दिन का लंच करते हैं, उसके बाद फिर शाम को अगर कुछ नाश्ता कर लेना है वो, फिर डिनर, तो कहा जाता है कि धीरे धीरे आप खाना को कम कर लीजिए, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए। और सुबह सवेरे अगर बैठ करके तमाम 14 विपक्षी दलों के नेता एक साथ नाश्ते पर बैठते हैं, तो नाश्ते के साथ अगर चर्चा हुई होगी तो बहुत अच्छी चर्चा जरूर हुई होगी, और विपक्ष एक साथ एक मंच पर आने की कवायद में लगातार दिखाई दे रहा है। और वही यहां दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी यहां से निकलते हैं और उनके तमाम साथी निकलते हैं, यानी विपक्षी दल के नेता निकलते हैं, और वो सीधे साइकिल पर सवार होकर के संसद भवन तक पहुंचते हैं। ये जो पैगाम है साइकिल पर सवारी, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और हम अब कारों से, अपनी गाड़ियों से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा है, नहीं जा सकते। ये एक सिंबॉलिक है, जनता की आवाज है, जो जनपथ पर आने की बात अभी कर रहे थे हमारे साथी दीपक जी। तो ये वही बात है कि जनपथ पर आप आते हैं, जनता की बात सुनते हैं, उनकी बातों को भले सिंबॉलिक ढंग से, आप याद कीजिए एक विजुअल बहुत पुराना चलता है, वो 70 के दशक का विजुअल है।
शायद 70 या 80 के दशक का। अमलेंदु जी मुझे शायद कंफर्म करेंगे इस बात को लेकर के कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कभी बैलगाड़ी पर सवार होकर के संसद तक आए थे, तो वो बैलगाड़ी पे आए थे, ये साइकिल से आ रहे हैं। साइकिल से सेहत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे भी राहुल गांधी को अभी युवा हैं और युवा दिखना भी है अगले 20 साल तक, तो वैसे भी साइकिल पर सवारी तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि चाट की बात आप कर रहे हैं, पापड़ी चाट की बात कर रहे हैं, ये क्या बला है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि पापड़ी चाट की जो कहानी है वो डेरेक ओब्रायन, आप जानते होंगे ये नाम, बहुत चर्चित नाम है, सांसद हैं टीएमसी के। डेरेक ओब्रायन ने कल एक ट्वीट किया, कल सोमवार को एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा, ट्वीट जरा हूबहू मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ट्वीट में उन्होंने कहा कि पहले 10 दिनों में संसद में कमाल, पहले 10 दिनों में संसद में कमाल। मोदी शाह ने 12 विधेयक पारित कराए और इसका औसत समय 7 मिनट प्रति विधेयक। मोदी शाह ने 12 विधेयक संसद में पिछले 10 दिनों में पास कराए, जिसका औसत समय, इस एक विधेयक को पास कराने में दोस्तों आपको पता है कि एक बिल को आप लेकर आते हैं संसद के सदन में, मतलब पटल पे लेकर आते हैं, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, उसके बाद वो पास होता है वो बिल। लेकिन यहां वो विधेयक कैसे पास हो रहा है? मात्र 7 मिनट के अंदर। तो ये 12 विधेयक 7 मिनट के औसत समय में पास करा दिए गए। तो पूछ रहे हैं डेरेक ओब्रायन कि विधेयक पारित करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं? यह जो सवाल है कि आप विधेयक पास करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं, इस पर मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो गई। आज जब संसदीय दल की बैठक, उन्होंने बीजेपी संसदीय दल के अपने पार्टी के सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की, तो उस बैठक में उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें यहां हो रही हैं सदन में, ये बड़ा दुखदाई है। कोई पापड़ी चाट कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, और विपक्षी दल जो हैं वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये उन्हें अपमानजनक लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं ये संसद का अपमान है। क्या ये संसद का अपमान है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल पे आएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात, चूंकि बहुत लोग अभी पूछ रहे थे, इसलिए पापड़ी चाट का रहस्योद्घाटन मैंने किया कि आखिर पापड़ी चाट क्यों बोल रहा हूं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सब जानते हैं कि क्या देश दुनिया में चल रहा है। एक एक मिनट की रिपोर्ट जब तक मैं यहां चर्चा करता रहता हूं, बहुत लोग तो अपडेट कर देते हैं, बताते हैं सर ये हो रहा है, ये इस पर भी चर्चा कर लीजिए आप, और मैं वो भी बातें कई बार ले आता हूं कमेंट बॉक्स को देख करके। तो आप लोग इतने बुद्धिमान हैं मैं जानता हूं, फिर भी जो नहीं सुन पाए हों, कहीं किसी समय इस बात से दूर रह गए हों, इसलिए आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि पापड़ी चाट की कहानी यही है कि पापड़ी चाट को लेकर के कि संसद में आप विधेयक पास करवा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। और इस पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमानजनक कहा है कि ये अपमान है संसद का, सदन का अपमान है। ये कितना अपमानजनक है, क्या है, ये तो खैर सदन की बात है। सदन के जो मुखिया हैं, यानी कि आसंदी पर बैठे हुए जो सदन के अध्यक्ष हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या उधर उप सभापति राज्यसभा में, ये लोग बताएंगे। लेकिन हम जब चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये ऑलरेडी मीडिया में है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ नाश्ते पर राहुल गांधी बुलाते हैं, वो नाश्ता कैसा है, वो पौष्टिक है कि नहीं है, वो अलग बात है। दूसरी तरफ जैसे कह रहे थे अभी कि जो पापड़ी चाट है वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है ये आप सब जानते हैं। लेकिन पापड़ी चाट बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बन जाता है, और खासकर ठेले पर आप जाकर खाकर देखिए तो मजा आ जाए आपको। खैर, बढ़ेंगे आगे और थोड़ी सी चर्चा में पीछे चलेंगे। राहुल गांधी की जो आज बैठक हुई है, अमलेंदु जी, उस बैठक में 2 पार्टियां प्रमुख रूप से अनुपस्थित थी, नहीं थी। उन 2 पार्टियों में से एक पार्टी है आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जबकि सामने इनके सुर भी जो हैं बीजेपी के खिलाफ ही दिखते हैं, यानी लोगों के सामने ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये वाकई बीजेपी की बी टीम जैसे काम कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। और ये कहा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी की मुखालफत करनी ही है तो अकेले नहीं की जा सकती, ये पिछले अनुभव बता रहे हैं। और इसी कारण तो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं अमलेंदु जी कि 14 दल हो कि 17 दल हो, सब एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। तमाम कवायदें चल रही हैं, बड़े नेता जो हैं वो मिल रहे हैं। राहुल गांधी की सभा में अगर ये दोनों नहीं आए हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल?
क्या सचमुच ये बीजेपी की बीजेपी की बी टीम की तरह है? क्या बसपा और आम आदमी पार्टी की ये दूरियां क्या कुछ कहलाती हैं, क्या कहती हैं, ये जरा मैं समझना चाहूंगा। और खासकर कहा यह जा रहा था कि आप इसकी, और संजय सिंह का जहां तक मैं अभी दिन में बयान देखा था कि कोई जरूरी नहीं है कि हम वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम इस सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के पैगासस पे का मामला जो है इस पर विरोध करते हैं और महंगाई विरोध करते हैं। आप जब सब सारी बातें एक साथ एक मंच पे जहां हो रही थी वहां क्यों नहीं पहुंचे साहब? ये सवाल तो उठता है ना अमलेंदु जी। बीएसपी सब कुछ करेंगे लेकिन हम साथ में नहीं आएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए राजीव जी, अब बी टीम हो या ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ साबित होते हैं, एक तरीके से कहा जाए। और ये दोनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने हर जगह पहुंच जाते हैं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, ये दोनों वहां पहुंच के भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रच्छन्न रूप से मदद किया करते हैं। और ये हम पिछला जो है कई सालों से जो है इसको हम देख रहे हैं और कई जगह हमने देखा है। अब उत्तराखंड पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। वहां क्या है उत्तराखंड का? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का क्या है जो आप पहुंच गए हैं? आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश? क्या है आपका वहां? आप गुजरात जा रहे हैं, वहां आपका क्या है? गोवा पहुंच गए, वहां आपका क्या है? यानी दिल्ली में 300 यूनिट बिजली का आप शोषा छोड़ के जो है वो आप मतलब क्या पूरा देश जो 300 यूनिट बिजली पे ही जीता है क्या? और देश के सामने समस्याएं नहीं है? ये 300 यूनिट बिजली जो यही एक सबसे बड़ी समस्या है और इसी पे सरकार बननी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी अगर कह दे कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे तब क्या होगा? तो मुझे जो लगता है ये कुल मिलाकर कि दोनों दल जो है, मतलब देखिए बहुजन समाज पार्टी तो स्पष्ट रूप से मतलब वो मायावती कई बार कह चुकी है कि हम तो जो है कांग्रेस को हराने के लिए या सपा को हराने के लिए हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, वो तो स्पष्ट कह चुकी है। यहां तक कि उन्होंने राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी थी मायावती जी ने। तो ये जो है थोड़े चतुर सुजान है असल में आम आदमी पार्टी वाले लोग जो हैं, ये पूरा ढकोसला भी करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और एजेंडा सब जो है भारतीय जनता पार्टी का ही एक तरीके से कहा जाए उसको लागू करते हैं या उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। और ये जो सब मिलाकर की स्थिति बन रही है, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, मतलब पहले भी जो है आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो विपक्षी एकता से अलग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मालूम है कि भाई ये लोग जो है विपक्षी एकता के साथ नहीं है, उनके अपने हित हैं, वो उनके लिए देश हित से ज्यादा जो अपना व्यक्तिगत हित है, और इसमें कोई बुराई नहीं है उनके लिए। अगर अपने व्यक्तिगत हित जो है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वो अपने लिए उसके लिए करें व्यक्तिगत हित, इसमें क्या दिक्कत है? उनके व्यक्तिगत हित है, वो अपना उसके लिए करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुझको लगता है कि ये मतलब साफ संकेत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी मोर्चे में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, और जहां भी है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाएंगे। अब पंजाब में जो बीएसपी गई है अकाली दल के साथ गठबंधन करके, तो वहां क्या करने के लिए गई है? अकाली दल के साथ गठबंधन जो हालांकि उनका पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकाली दल तो भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और आज भी मतलब उसका संबंध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जब ये किसान कानून लाए गए तो पहले तो वो किसानों को समझाने की ही बात कर रही थी मैडम जो है हरसिमरत कौर बादल जी, और फिर जब किसान आंदोलन एकदम से पंजाब से उठ खड़ा हुआ तब समझ में आया कि यहाँ तो जमीन खिसक जाएगी, तब फिर इस्तीफा देना पड़ा मंत्रिमंडल से। तो ये जो वहां ये सब जो कर रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के जो ये मतलब प्रच्छन्न रूप से कहा जाए कि मतलब अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने की इनकी सबकी रणनीति इनकी रहती है इस तरीके से। अब बहुत से लोगों की रहती है, ऐसा नहीं कि इनकी रहती है, और भी लोगों की रहती है, लेकिन एजेंडा जो है वो तय करना होता है कि आपको जो है वो प्राथमिकता आपकी क्या है। मतलब इस सरकार से लड़ना प्राथमिकता है, जनता के सवाल आपकी प्राथमिकता है, आपको अपना अस्तित्व बचाए रखने की प्राथमिकता है। मतलब बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है या पीछे मदद करते हैं कि उनको अपना अस्तित्व बचा के रखना है। बहुत सी कमजोरियां लोगों की होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास जो ऐसी कोई कमजोरी है कि उसे जो है सीबीआई का ऐसा डर हो या ईडी का डर हो इस तरीके का। तो मतलब मायावती जी के साथ हो सकती हैं समस्याएं, और जेन्युइन समस्याएं हो सकती हैं उनके साथ इस तरीके की, क्योंकि वो कई मामलों में फंसी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर उपकार भी किए हैं, कई उनके मुकदमे भ्रष्टाचार के वापस लेकर के। तो लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन वो चूंकि एजेंडा उनका वही है, वो उसी एक कहा जाए कि पृष्ठभूमि से निकल करके आते हैं। अरविंद केजरीवाल जो जिस पृष्ठभूमि से
भारतीय जनता पार्टी आती है, तो कुल मिलाकर के मुझको जो लगता है कि वो वैचारिक तौर पे भी वही है, भाजपा के सहयोगी है वैचारिक तौर पे भी। और अब वो चूंकि एक नई तरीके की राजनीति का दावा करके आए हैं, तो ये नई तरीके की यही राजनीति है, अवसरवादी राजनीति। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक संकेत मिल रहा है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छी संकेत है कि सरकार के खिलाफ इस समय, देखिए इस समय जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो निश्चित तौर पे अपना जो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है। मुझको लगता है जो सरकार के खिलाफ बोलेगा और सरकार के खिलाफ सड़क पे और संसद में दोनों जगह दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है कि इस समय अकेले सरकार के खिलाफ बोलने या कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है। विपक्षी एकता जो है इस समय वो जरूरी है, और इस विपक्षी एकता के छाते के नीचे जो भी लोग आते हैं वो ईमानदारी के साथ इस सरकार से इस समय लड़ना चाहते हैं, इसके जो निरंकुशतावादी रवैया उसका विरोध करना चाहते हैं। और जो इस छाते से इस समय बाहर है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इस छाते से इस समय बाहर है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में सरकार की मदद ही कर रहा, दावे भले ही कुछ भी करता रहेगा। जी, मदद ही कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और करना चाहूंगा, और खासकर अमिता जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो, 14 विपक्षी दलों के नेता हों, सब अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सदन के भीतर भी जितनी हम देख रहे हैं कि उठापटक चल रही है वो भी हम सबके सामने है, और बाहर की राजनीति से हम सब रूबरू हो ही रहे हैं और उथल पुथल को देख ही रहे हैं, बाहर भी अंदर भी, यानी सदन में भी और सड़क पर भी, सब तरफ। दूसरी तरफ हम लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत एक्टिव हो गए हैं और अब वो अपने पुराने अवतार में धीरे धीरे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। इन वरिष्ठ नेताओं के अलावा उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी से भी मुलाकात हुई, और उसके अलावा बहुत सारे नेताओं से वो पिछले दिनों मिल रहे हैं। आज उनकी मुलाकात हुई है शरद यादव से, वो भी एक कद्दावर नेता है। शरद यादव समाजवादी नेता रहे हैं और कभी जेडीयू में थे और नीतीश कुमार के राइट हैंड कहलाते थे। और आपको याद होगा कि जब एनडीए की पहली सरकार थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसमें वो उड्डयन मंत्री भी थे शरद यादव। तो एक बड़ा कद है शरद यादव का, उनसे आज उन्होंने मुलाकात की है, खासकर लालू यादव। और जो मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे वो जरूरत के हिसाब से एक नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं, नए नहीं बल्कि कहें तो पुराने अवतार में दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि समाजवाद और तीसरे मोर्चे की जरूरत है इस देश को, और एक मोर्चा बनना चाहिए। इसी बीच यह भी पूछा गया कि चिराग पासवान की आपके नजर में क्या हैं, कहां हैं आज की तारीख में। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि चिराग पासवान मेरे लिए एलजेपी के नेता वही हैं। यह बहुत बड़ा एक जवाब है कि एलजेपी के नेता के रूप में मैं चिराग पासवान को ही मान रहा हूं। तो देखिए, एक साथ बहुत सारे मोर्चे खुले हुए हैं विपक्षी दलों के, और लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, काफी पिछले दिनों 5 साल से जेल और उसके बाद वहां बीमारी, और दिल्ली में भी बैठ करके बीमारी जो है स्वास्थ्य लाभ लेते हुए, और इसी दिल्ली में अब अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाम बातें क्या कुछ कहती हैं, और खासकर जिस पुराने अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी एक ढंग से देखिए तो बिल्कुल उसमें टूट हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो जो आज की एलजेपी है उस पर अब चिराग पासवान का अधिकार तक नहीं रह गया है, क्योंकि संसद में ऑलरेडी जो 5 सांसद हैं वो उधर जा चुके हैं, एक अलग गुट में जा चुके हैं और कहते हैं कि ये एलजेपी हमारा है। और उसमें लालू प्रसाद यादव का अगर चिराग पासवान के लिए ये कहना कि हमारे लिए चिराग पासवान ही एलजेपी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में भी, थोड़ा सा बिहार की बात, उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बिहार की राजनीति में भी अब लालू प्रसाद यादव के इन सारे बयानों को देख करके लगता है कि एक अलग तरह के का मंथन का दौर शुरू हो चुका है, और जिसमें नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं अमिता जी, कि वो पिछले दिनों लगातार दिल्ली में आए हुए थे, फिर
ओम प्रकाश चौटाला से भी उन्होंने मुलाकात की हरियाणा में। और एक जो कहा जाए कोरोना काल के बाद से नेता बाहर निकल के आए हैं और दिल्ली की गलियों में, सड़कों पर जो सियासी चीजें चल रही हैं उसको भांपने की कोशिश, और उसके बाद जिस प्रकार नीतीश कुमार का भी बयान पैगासस स्पाईवेयर यानी कि जासूसी कांड पर आया कि उसकी जांच होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ये सब कुछ क्या कहती हैं? थोड़ा सा लालू प्रसाद को केंद्र में रखते हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप कहां देखती हैं, यह समझने की कोशिश करना चाहता हूं आपसे। पिछले कुछ समय से वो लगातार उस तरह से बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को बड़ा असहज कर रहा है। मतलब पेगासस पर बयान दिए उन्होंने, 370 पर बयान दिए, जो जातिगत जनगणना है उस पर उन्होंने बयान दिया। तो नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि वो एक तरह से वेट एंड वॉच वाले मोड में है कि अब देखिए अब क्या होगा, क्योंकि जो चुनाव हुए थे, बिहार चुनाव हुए थे, उसमें ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार का जन आधार जो है वो थोड़ा सा खिसका है। मतलब उनको सीट कम आई है, ठीक है, बीजेपी ने उनको वहां मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उनकी जो है वो कम आई है। तो उस वक्त तो ये लगा था कि बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, लेकिन ये चीज समझ आने लगी है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि साथ, बिल्कुल उसके साथ की एक चीज है कि विपक्ष अभी उस तरह से एकता, मतलब उस तरह से फॉर्म नहीं हुआ है कि वहां पर किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं मिल पाए। तो नीतीश कुमार फिलहाल सीएम है बिहार के, तो वो उस पूरी परिस्थिति को बड़े शांति से और कीन होकर बड़े देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वहां कोई गुंजाइश निकल सकती है। लालू का राजनीति में आना, मतलब लालू जी का राजनीति में आना, फिर से उस तरह से सक्रिय होना, ये बहुत लंबे समय से मिसिंग था। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में ये बड़ी मिसिंग सी चीज थी, क्योंकि उनका उनकी जो राजनीति का जो अंदाज है, जो आक्रामकता उनके पास है, जो उनकी राजनीति की परिभाषा है, जो उनकी कार्यशैली है, राजनीतिक कार्यशैली है, वो बीजेपी की जो सरकार है, मतलब बीजेपी जो पार्टी है, उसका जो कार्यशैली है उसके साथ मैच करती है। मतलब वो जो आक्रामकता है लालू जी के साथ, वो आक्रामकता बीजेपी के साथ मैच करती है। तो उस तरह के किसी नेता की जरूरत विपक्ष में जरूरी थी। राहुल जो राजनीति कर रहे हैं वो बड़ी डिसेंट किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब उसमें वो आक्रामकता उनकी नहीं होती, कभी कभी वो आते हैं उस मोड में, वापस अपने खोल में लौट जाते हैं। तो राहुल का आना, एक चीज जो है वो ये है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको बदल दिया है। मतलब लोगों को डिसेंट पॉलिटिक्स जो है वो गले नहीं उतरती है। आप जोर से बोलिए, आप मतलब उस तरह की भाषा कहिए, आप आरोप लगाइए, आप जुमले दीजिए, है ना, उसमें जो है वो बीजेपी ने आप पूरी जनता के सामने उस तरह की चीज, उनका कल्चराइजेशन कर दिया, उनका संस्कृतिकरण कर दिया जनता का, कि उनको वही चीज पसंद आती है। तो वो जो मैच करने के लिए लालू जी की जरूरत राजनीति में फिलहाल है। और बिहार की राजनीति में देखिए, जब एलजेपी के सांसद जीते थे उस वक्त रामविलास पासवान जी थे। तो वैसे देखा जाए तो वो जो एलजेपी की जो लोग जीते हैं वो रामविलास पासवान की क्रेडिबिलिटी से जीते हैं। तो इस लिहाज से रामविलास पासवान की जो लीगेसी है, उनकी जो विरासत जो है वो चिराग पासवान के पास ही आनी है। अब ये इन बिटवीन ये जो चीज चेंज हुए हैं, रामविलास पासवान नहीं रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो लालू जी का जो स्टैंड है वो चिराग पासवान के साथ, उनके रामविलास पासवान के जनाधार के साथ है। तरह से ये सारी चीजें जो है बिहार की राजनीति से फिर केंद्र की राजनीति की तरफ आते हैं, तो फिर वही बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कुछ वक्त से विपक्ष जो है वो सामने आ रहा है, मतलब फेस होकर आ रहा है, विपक्ष विरोध का फेस होकर आ रहा है। इससे पहले विपक्ष उस तरह से नहीं। राजीव जी बिल्कुल,
बहुत सारी बातें बहुत सारगर्भित ढंग से आपने अपनी बातों को रखी हैं और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कि आप लोग भी दोस्तों समझ रहे होंगे कि दिल्ली की गलियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विपक्षी दलों के द्वारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग कुछ कर रहे हैं ये तो साफ दिखाई दे रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उधर से ममता बनर्जी जी आई हुई थी पश्चिम बंगाल से उस वक्त, चाहे प्रशांत किशोर की बात रहे, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भी बहुत कुछ करवाने की कोशिश जो मीडिया के द्वारा चल रही थी, उनकी कोशिशों पर भी विराम लग चुका है। अब पंजाब में कांग्रेस की तरफ से जो है वो शांति दिखाई दे रही है, कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो इन सब बातों के बीच दिल्ली में संसद की गतिविधियां चल रही हैं, गतिरोध जारी है संसद में, और उन गतिरोधों के बीच बात यही हो रही है कि आखिर ये जो 12 विधायक आपने 10 विधेयक आपने 10 दिनों के अंदर पास करवा लिए, यानी कि 12 बिल जो हैं वो 10 दिनों के अंदर, और एक बिल के बीच में मात्र 7 मिनट का अंतर, यानी चंद मिनटों में किसी विधेयक को पारित करवा लेना, ये क्या संसद का अपमान नहीं है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संसद का अपमान विपक्ष कर रहा है। अब यहां सवाल यही उठता है कि कौन संसद का अपमान कर रहा है, और यह साफ है, ये सब जानते हैं। कोई भी पार्लियामेंटेरियन से आप बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भी संविधान विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, संसद को की गतिविधियों को चलाना, यानी संसद को सुचारू ढंग से चलाना सरकार का काम होता है, और विपक्ष को इसीलिए संसद की शुरुआत जब होती है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री और तमाम नेता होते हैं जो सत्ता पक्ष के होते हैं, और सांसदों से, विपक्षी दलों से कहते हैं कि आप हमें इस पूरे संसद की गतिविधियों को चलाने में हमारी मदद कीजिए। एक बात बनती है, लेकिन यहां बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पेगासस मामले पर सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार विपक्ष चाह रहा है, कह रहा है कि आप इस पर चर्चा कराइए। नहीं पता कि पेगासस पर यानी जासूसी कांड पर विपक्ष की बात सरकार क्यों नहीं मान रही है, चर्चा नहीं करवाना चाह रही है। किसानों के मसले पर भी वही हाल है, किसान पैरेलल यानी कि एक समानांतर संसद चला रहे हैं, वो सब हम लोगों ने देखा है, हम देख रहे हैं। साथ साथ अब यह बात भी हो रही है कि एक समानांतर पार्लियामेंट यानी संसद या मॉक पार्लियामेंट की बात विपक्षी दल भी कर रहे हैं कि हम भी चलाएंगे। यह भी इस इतिहास में, भारत के आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि अगर विपक्षी दल जो हैं वो संसद भवन से बाहर निकल करके अपनी संसद बाहर लगाएं। इससे बुरा और क्या हो सकता है इस देश में? देश और दुनिया की नजरों में हमारा देश जो है यानी हमारी संसद, हमारे सांसद ये कहां जाएंगे, ये आप सब समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच अगर डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं टीएमसी से, कद्दावर नेता हैं, वो अगर कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि 10 दिनों के भीतर संसद में जो कमाल है वो देखिए आप, मोदी शाह ने 12 विधेयक पारित कराए और इसका औसत समय जो है वो 7 मिनट प्रति विधेयक है। विधेयक पारित करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं? ये पापड़ी चाट बहुत तेजी से जो है इसकी जो उसके ऊपर जो चाट के ऊपर आपने देखा होगा कि थोड़ा लाल मिर्च डालते हैं, तो ये जो लाल मिर्च है ये मोदी सरकार को ज्यादा तकलीफदायक नजर आ रही है। इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आप साहब ये तो कह रहे हैं कि ऐसी तल्ख टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, संसद का अपमान कर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए, और दोस्तों आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा था? याद, एक बार याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था कि रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाते हैं। यह क्या अपमानजनक नहीं था? तारका जैसी हंसी के लिए एक जब कांग्रेस की नेत्री को के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, क्या यह संसद का अपमान नहीं था? कहा गया था। और यह किसने कहा था? ये दोनों, चाहे ताड़का हो, ताड़का एक कैरेक्टर है रामायण की, रामचरितमानस की, आपको पता होगा, और वो हंसी ठहाका जो है किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां, लेकिन कांग्रेस की नेत्री थी, सांसद थी उस समय, और अभी नहीं है वो संसद में, लेकिन उस समय थी, और उनकी हंसी पर यह कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि बाथरूम में भी ये तो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ये हंसी ताड़का वाली है, ऐसी बातें जब आप करते हैं तो संसद को आप कहां लेकर गए, सदन को कहां लेकर के जाते हैं, ये तो आपको सोचना होगा। और जब ये आप सोचेंगे तो आखिर रास्ता किसने दिखाया?
क्या मैं किसी से बात कर रहा था, और किसी से नहीं, मैं अभी बता देता हूं, हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक जी साथ में बैठे हुए हैं। इन्हीं से अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम की चर्चा से इस प्रोग्राम से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी कुछ विषय पे। तो मैंने ये कहा कि पैरेलल संसद अगर चलाना है विपक्ष को, तो सारे विपक्षी दल के जो सांसद हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि राजीव जी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन क्या आज की तारीख में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो जो सत्ता पक्ष है वो तो और भी खुश होगा। सत्ता पक्ष कहेगा कि बहुत अच्छा, जाओ आप मजे करो, हम यहां मजे करते हैं, अपना विधेयक जो है वो पारित करवाते हैं। तो ये बात है। लेकिन आज से अगर 20 साल पीछे जाइए आप, जब एक भाव होता था, जब एक एक्सीडेंट पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, किसी घटना दुर्घटना पर मंत्री महोदय इस्तीफे की पेशकश करते थे, आज क्या ऐसा होता है? आज तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इतना बड़ा कांड हो जाता है, देश के ऐसी जनता को का आप उनकी जासूसी करवाते हैं, इस मसले पर आप एक शब्द बोलना नहीं चाहते हैं, उल्टे आप विपक्ष को, आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो आप सवाल के बदले सवाल दागते हैं। तो ये कहां तक उचित है, ये समझना होगा। लेकिन यहां सवाल एक बार फिर से आना चाहूंगा दीपक जी आपके पास। ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसमें जब हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये संसद का अपमान है? एक बार पापड़ी चाट की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जब वहां पर संसद में बहुत सारी बातें होती रही हैं, और संसदीय अगर लोकतंत्र की बात करें और संसद की बात करें, संसद में की भाषा की बात करें, तमाम बातों की चर्चा हम करें, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि संसद का अपमान नहीं होना चाहिए। संसद के अंदर झूठ जैसा शब्द, झूठ वर्ड जो है, यह भी अपमानजनक शब्द है, इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है, इसको भी प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है। बहुत सारे शब्द हम लोगों के पास में जब संसद की कार्रवाइयां चल रही हैं और अगर किसी ने कुछ बोला तो एक आता है कि किन किन चीजों को डिलीट किया गया है। वो शब्द को, जो शब्दावलियां हैं हम लोगों के पास हर शाम को दोस्तों आती हैं और बताया जाता है कि ये शब्द ऐसे हैं इसलिए इसको हटा दिया गया है। लेकिन जब आप रेनकोट की बात करते हैं, जब आप ताड़का जैसी हंसी की बात करते हैं, किसी के ऊपर आप पर्सनल कमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है शब्दों का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। क्या आपने संसद को, उसकी गरिमा को बचाकर रखा है? ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ा मैं चाहता हूं टिप्पणी कीजिए इस पर दीपक जी, कि उस गरिमा की हम बात कर रहे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। संसद की बात भी होनी चाहिए, और वो तो हम सबकी गरिमा है, यहीं से ये देश चलता है, और उसकी गरिमा का ख्याल सत्ता पक्ष को करना होता है हमेशा। और अगर विपक्ष कहीं कुछ करता है, दुराचार करता है, कुछ भी करता है, तो उसे बाहर करने का रास्ता जो है वो भी सत्ता पक्ष निकाल करके, खोज करके लाता रहा है। लेकिन यहां तो कुछ और दिखाई दे रहा है। जी आप ठीक कह रहे हैं राजू जी। मूल रूप से ये है कि आपने जो दो उदाहरण दिए, ताड़का वाला और रेनकोट वाला, ये तो बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है जो सबके सामने है और इसे कोई भी समझ सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संसद का जितना अपमान हुआ है पिछले 7 सालों में, मुझे लगता है कि शायद 70 सालों के हमारे संसदीय इतिहास में इतना बुरा वक्त इस संसद भवन ने और उसके अंदर की दीवारों ने कभी भी नहीं देखा होगा। आप याद कीजिए, जिस समय पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो बाकायदे उन्होंने सीढ़ियों की चौखट पर सिर नवाया था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कितना सम्मान देंगे, कितनी गरिमा देंगी। एक छोटी सी उम्मीद फिर भी बंधी थी उन सामान्य लोगों को जिनको राजनीति की बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये जानते हैं कि यह जो अति नाटकीयता है, ये कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई खोट लेकर चलती है। और आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी संसद में उपस्थिति बड़ी कम रही है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे जवाब नहीं देते थे। बहुत सारे मुद्दे आप देखिए, उस समय संसद चल रही है, वो संसद के अंदर कहने की बजाय वो बाहर की रैलियों में इसका जवाब देते थे। और तो संसद का अपमान तो इतने बार हुआ है कि कम से कम अब ये मोदी जी को बिल्कुल शोभा नहीं देता, या वो उसके हकदार ही नहीं है, उनको नैतिक हक ही नहीं है कि वो ये बताएं कि संसद का अपमान हो रहा है। संसद के सतत अपमान का जो रास्ता है वो हमारे मोदी जी ने ही प्रशस्त किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किसी भी दिन की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, जिस तरीके का हो हंगामा है।
आप क्या सोच सकते हैं कि इतनी महीन विपक्ष है, इतने कम लोग हैं, इतनी कम संख्या है, वो इतने बड़े बहुमत के आगे वो क्या शोर शराबा करेंगे, वो क्या संसद को रोकेंगे? तो कुल जमा संसद को रोकने का जो काम है, संसद में जो उसकी जो इज्जत को तार तार किया गया है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से ही हुआ है। और जहां तक आपने दूसरा जो ये कहा कि अब मैं दूसरा आपका सवाल भूल रहा हूं, आप कुछ और जानना चाहते थे। राजीव जी जरा याद दिलाएंगे जो आप बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली संसद की जो बातें हो रही हैं और खासकर जो आप उसी लाइन में बात कर रहे हैं, और संसद के अपमान की बात एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो हैं वो संसद एक तो चलने नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात वहां पापड़ी चाट की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो संसद के लिए अपमानजनक है, बिल्कुल सही है। लेकिन रास्ता किसने दिखाया है, और इस रास्ते पर आप ये भी मैं नहीं कहूंगा कि अगर कोई गलत कहे तो हम भी गलत कर दें, ये सही नहीं है। लेकिन एक अलग ढंग की स्थितियां यहां निर्मित हो चुकी हैं, जहां तू तू मैं वाली स्थिति हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वहां एक इसी पेगासस मसले पर जब विपक्ष जो है राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर से सवाल कर रहा है, और आईटी मिनिस्टर जवाब देने की जगह पे जब वो पढ़ रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्रिएटेड है, पेगासस मसला लेकर के आया गया है एक दिन पहले, संसद की शुरुआत से एक दिन पहले इसलिए लाया गया है ताकि संसद की कार्यवाही न चल पाए। तो इस पर शांतनु दास हैं जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने उनके हाथ से तथाकथित रूप से, मैं देखा नहीं हूं, वो कागज लेकर के फाड़ करके फेंक देते हैं आसंदी की ओर, और इस पर भी बहुत बवाल हुआ। तो ये सारी चीजें जो ये घटनाक्रम है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे ऊपरी सदन हो, चाहे निचला सदन हो, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हो रही हैं दीपक जी, वो अच्छी नहीं है। और उसे अगर प्रधानमंत्री जी अपमानजनक कह रहे हैं तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपमानजनक है। लेकिन ये अपमानजनक स्थिति को क्रिएट करने के लिए क्या सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या पक्ष जिम्मेदार नहीं है, ये सवाल था। जी देखिए, मूल रूप से सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से निराश किया है लोगों को, आप सोचिए कि पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। भाई संसद आखिर होती किस लिए? प्रधानमंत्री का काम है कि वो उसके प्रति जवाबदेह है। पूरी जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसका काम है कि अपने कामों का हिसाब वो संसद को दे। आप याद कीजिए, पिछले 6-7 सालों में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए हैं जिसके बारे में सीधे सीधे जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। यह भी संसद का ही अपमान है। और आपको बताऊं राजीव जी की सोशल मीडिया में कई बार ये बातें भी चलती है कि एनडीए क्या है। एनडीए का मतलब है नो डाटा अवेलेबल। इसका एक नया एब्रीवेशन आया है कि नो डाटा अवेलेबल। बेरोजगारी के आंकड़े इनके पास नहीं है, कोरोना से मरने वालों के आंकड़े इनके पास नहीं है, किसान कितने लोग शहीद हुए बॉर्डर्स पर, ये आंकड़े इनके पास नहीं है। तो फिर आप संसद चला क्यों रहे हैं? संसद जो फार्स है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले संसद का अपमान करने की जो प्रक्रिया की शुरुआत उस नारे से हुई कि विपक्ष विहीन भारत। विपक्ष विहीन का मतलब है कि क्या आपके संसद के अंदर विपक्षी बेंच ही नहीं रहेंगे? मुझे तो ये डर है। मैं उस वास्तु को देखना चाहता हूं जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है। क्या वहां पर सिर्फ सत्ता पक्ष की ही बेंचें रहेंगी या वहां पर विपक्ष की बेंचों का भी कुछ प्रावधान किया जा रहा है? मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इनका बस चले तो विपक्ष का कोई बेंच ही न रखें, विपक्ष के किसी संसद को आने ही न दें। जबकि दूसरी ओर हम उस परंपरा को देखते आए हैं जहां विपक्ष का हमेशा सम्मान हुआ है। कोई भी गतिरोध होने पर तत्काल बैठकें बुलाई जाती थी, बीच में कुछ डोजियर्स भेजे जाते थे, बहुत सारे इंटरवेनर्स हुआ करते थे, बहुत सारे नेता थे, वो पक्ष विपक्ष से बात करके उस प्रक्रिया को फिर से चालू कराते थे। ये बोफोर्स के समय का आप चाहे याद कीजिए, नरसिंह राव के समय के याद कीजिए, बहुत बड़े बड़े गतिरोध हुए। लेकिन उन गतिरोधों को, क्योंकि कहा ही जाता है कि संसद चलाने की मूल जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है, विपक्ष तो निश्चित रूप से आपकी आलोचना करेगा और आपसे सवाल करेगा। दूसरी बात जो है, संसद का सबसे बड़ा अपमान होने का मार्ग जो प्रशस्त किया है वो सत्ता पक्ष ने इस तरीके से किया है कि किसानों को मॉक पार्लियामेंट बाहर लगानी पड़ी जंतर मंतर पे, क्योंकि आपकी जो अपनी संसद है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद है, वो उसको आप अप्रासंगिक कर रहे हैं। 7-7 मिनट में अगर आप विधेयक पारित करते हैं तो आप तो चाहेंगे कि 7 मिनट में शायद वो पूरे दिन की कार्रवाई को भी निपटा देना चाहेंगे, क्योंकि
आप अगर सदन के अंदर बैठते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सरकार ऐसी है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हमारे मंत्री ऐसे हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते, न जनता को न संसद को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी इस देश का संसदीय इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार को एक ऐसे विलेन के रूप में देखा जाएगा जो जवाब देने से न केवल कतराती थी बल्कि वो संसद का लगातार अपमान करती रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आज अगर विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि वो बाहर अपनी संसद लगाएं तो ये संसद का अपमान है। मुझे लगता है सारी दुनिया में अगर ये बात फैलेगी कि भाई क्या भारत की संसद लोगों की आवाज नहीं सुन रही है, ये भारत के लोगों की छोड़िए, भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुन रही और उनको सदन के बाहर, संसद के भवन के बाहर एक संसद लगानी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात जो है वो और कुछ नहीं हो सकती। तो राजीव जी, कुल जमा मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है इस तरीके का। तो ये अपमान जो है, इस अपमान की शुरुआत जो है वो सत्ता पक्ष से हुई है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है और मोदी के नेतृत्व में हुई है। ये मैं बहुत साफ तरीके से कर देना चाहता हूँ राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर अपमान किसके द्वारा, कब, क्यों, कैसे, इस पर न भी जाएं तो ये साफ है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष को अपनी बातों से, अपने अंदाजों से और जिस भी ढंग से हो उस ढंग से संसद में शांतिपूर्ण ढंग से बैठाने की जिम्मेदारी भी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और संसद बैठती ही इसीलिए, संसद में जो बातें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि अलग अलग विधेयकों पर चर्चा होती है और देश को नए नियम कानून मिला करते हैं और उससे ये देश चलता है। तो ये चलाने के लिए एक ऐसा मंच है संसद जहां पर आप बैठ करके चर्चा परिचर्चा करते हैं और उसके इफ्स एंड बट्स और उसकी गलतियां, उसकी अच्छाइयां, इन सबको सामने लाते हैं, उजागर करते हैं और फिर एक कानून बनाते हैं ताकि देश सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जब 7 मिनट में एक विधेयक आप पारित करवा दे रहे हैं तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। क्या ये संसद का अपमान नहीं है? क्या ये देश की जनता का अपमान नहीं है जिसने आपको इतने बड़े मैंडेट से 325 सीटों, 303 सीटों के साथ संसद की जो कुर्सियां, मतलब 305 कुर्सियां आपके हवाले की है इस देश की जनता ने, उसका अपमान नहीं है? ये सोचने वाली बात है और जरा सोचिए इस विषय में। खैर, बढ़ेंगे आगे। बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को रख रहे हैं। समय हालांकि खत्म हो चुका है लेकिन कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के विचार यहां रखना चाहूंगा। कृष्णेंदु भट्टाचार्य लिख रहे हैं कि कनपट्टी में बंदूक रख के ले आऊंगा क्या? अमित शाह सेड about Dr. Farooq Abdullah's absence in August 2019 was not insulting। क्या ये इंसल्ट नहीं था डॉक्टर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का? ये बहुत बड़ी बात है और ये अगस्त का महीना चल रहा है। आज तारीख 3 है और 2 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को, आपको पता है 5 तारीख को क्या हुआ था? 5 अगस्त 2019 को, शायद आप लोगों का ध्यान आ गया होगा, 5 अगस्त 2019 को इस देश से आर्टिकल 370 को और खासकर जम्मू और कश्मीर के लिए हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 की बात, जिसे धारा 370 भी लोग कहते हैं, हालांकि वो अनुच्छेद 370 है, संविधान का अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। और उस पर क्या 2 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया? क्या जो दावे कर रही थी मोदी सरकार, उन दावों पर 2 साल में मोदी सरकार बिल्कुल वहां खरी उतर पाई है? ये सब समझने देखने की जरूरत है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस पर भी चर्चा करें कि जम्मू कश्मीर 2 साल बाद कहां है, कैसा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रवीण नवाडे भी हैं, हमारे साथ असलम चिश्ती हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि संस्कार और प्यार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है पर अहंकार से मनुष्य जीता हुआ भी हार जाता है, ये संसार का नियम है। अबू बकर उस्मान कह रहे हैं कि ये आपस में बात कर रहे हैं। चलिए, मंसूर
अहमद भी हैं। कुलविंदर सिंह कह रहे हैं ऑक्सीजन के बिना एक भी आदमी नहीं मरा, संसद में झूठ बोला मोदी ने, क्या ये संसद का सम्मान है या अपमान है? बिल्कुल सही सवाल है कुलविंदर जी का। सीमा खातून भी हमारे साथ हैं। दिल की पुकार रामकिशोर मानव कह रहे हैं भाजपा विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रही है, आज वही उनकी नाक में दम किए है, क्योंकि भाजपा में आरएसएस के लोग हैं और ये लोग बहुत हठधर्मी होते हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं हमारे साथ में कि कह रहे हैं तुम करो तो सही, मैं करूं तो गलत, ये बीजेपी का धर्म है। मोहम्मद सबीर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गणेश सबकोता कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बार मनमोहन सिंह को संसद में अपमान करते हुए कहा था कि डॉक्टर साहब जब बाथरूम में जाते हैं तो रेनकोट लगा के जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई दाग न लगे। यही बात यही चर्चा अभी कर भी रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मनप्रीत कह रहे हैं कि सर कभी प्रदीप आज होते तो किसान की दशा देखकर रो देते। उसके अलावा कह रहे हैं वही कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, सरकार कितना बांट दिया हिंदुस्तान। ये कह रहे हैं, ये गाना आपने सुना होगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, जो गाना है प्रदीप का, उसी को थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके कहा है। और किसानों के लिए, किसानों के प्रति ये लगातार लगे हुए हैं मनप्रीत जी और बहुत सारे साथी। किसानों के लिए कौन न लगे और किसानों की आवाज कौन न उठाए, ये तो है ही। सबको अपनी बातें रखनी चाहिए। हेमा बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, बहुत अच्छे कह रही हैं। उसके अलावा कुंदन कह रहे हैं कि राजीव सर जी, मोदी जी के रहते हुए संविधान और लोकतंत्र का अपमान होता रहेगा। सैयद जाफर भी हैं 370 यस लिख रहे हैं। असलम कह रहे हैं, असलम चिश्ती की भाजपा वाले कहते थे 2022 तक कोई गरीब नहीं रहेगा, फिर 80 करोड़ कौन लोग हैं जिन्हें 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देना पड़ रहा है। उसके अलावा मनप्रीत कह रहे हैं कि आप बीएसपी 370 का समर्थन किया है, बीजेपी एजेंट। तो बीएसपी ने 370। निजाम खान कह रहे हैं कि मोदी सरकार संसद को और विपक्षी पार्टियों को शुरू से अपमान करते आ रही है। मोदी सरकार ने देश की संविधान को अपने पैरों से रौंद रही है। प्रभात कुमार कह रहे हैं जो गलती 2014 में मोदी की बातों में आकर किया, उसकी सजा आज देश भुगत रहा है। तो मदीना का मुसाफिर है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। सिविलाइज्ड जंगल कह रहे हैं हेलो। इस्लाम अली कह रहे हैं मोदी सरकार का हर किया गया कार्य अधूरा और दिशाहीन रहा है। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं क्या आवाज है गुरुदेव आपकी। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन उससे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्टों का। बहुत देर से आप लोगों के विचारों को सुन भी रहे थे। तीनों हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े रहे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अमलेंदु जी आपको भी, और अमिता नीरव जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अमिता जी आपको भी, और साथ में हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी आपको भी। आप तीनों को बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आप अच्छा है कि तीनों को स्क्रीन पर लेकर के आए। मैं इंतजार कर रहा था कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन तीनों दिख नहीं रहे हैं। तो एक बार फिर से अमलेंदु जी, दीपक जी और अमिता जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहे और आप लोग अपने विचारों से देश दुनिया को अवगत कराया आपने, और जो कुछ भी चल रहा है इस पर बहुत ही बेबाक अंदाज में आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम दोस्तों का, साथियों का, जो लगातार हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। और राम नारायण मेघवाल कह रहे हैं किसानों की आय डबल होने से सिर्फ 5 महीने बचे हैं। तो ये वीरेंद्र कुमार आरजेडी कह रहे हैं। सीमा खातून थैंक्स कह रही हैं। एम ए राजा भी हमारे साथ, शहजाद खान भी हैं, असलम भी हमारे साथ में, वीरेंद्र कुमार भी, तो तमाम, राजेंद्र प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश बाबू श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आपसा खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुंदन बिहारी भी जुड़े हुए हैं, सैयद जाफर भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं सर जी आप अपने न्यूज में शामिल करेंगे। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं बिल्कुल शामिल करूंगा। तो तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इब्राहिम खान को भी, मनप्रीत इंडियन फार्मर को भी, और एम मन्नू जी को भी, जो कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड झूठ का कोई कंपटीशन हो तो मोदी जी को भाग लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विजयी होकर मोदी जी आएंगे। और अकबर सैयद कह रहे हैं अपना ख्याल रखना, आजकल तुम्हारी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इस्लाम अली कह रहे हैं नमस्कार सर। तो अकबर सैयद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा, लेकिन
बात जब सच्चाई की हो तो सच्चाई सामने लानी चाहिए, और यही आप लोगों ने ही सिखाया है और आप लोगों से ही ताकत मिलती है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मस्ती अंसारी हमारे साथ, और कमलुद्दीन मापरी भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद अहमद भी हमारे साथ में हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं सर आप बोलते नहीं बल्कि सीधे सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, सच बोलकर। सैयद जाफर भी हैं, अरशद खान भी हैं, कुंदन भी हैं। तो अब तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, राकेश टिकैत को आमंत्रित करने के लिए कुंदन बिहारी कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे उनको भी जल्दी अपने इसमें, और प्रशांत जी भी कर रहे हैं। तो तमाम साथियों, अब विदा लेता हूं आप लोगों से, मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रम के साथ। और तब तक कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक आपको कहता हूं गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।